Hello students, welcome to lecture 5 of chapter 1, that is Cell, the Unit of Life. My name is Dr. Shubham Kaushik and I'm Senior Biology Faculty at PP Savani Center for Excellence. So, अभी तक हम लोगों ने सेल वॉल कवर अप कर लिया, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कवर अप कर लिया, ठीक है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है, इसमें हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन कवर अप कर लिया, सेल वॉल कवर कर लिया, ठीक है। अब जो थर्ड पोर्शन आता है दैट इज एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ये किसी ऑर्गेनल का नाम नहीं है, ये चार ऑर्गेनल्स को मिलाकर एक कंबाइंड सिस्टम बना है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आप लोगों ने सुना होंगे इनके नाम, 9th-10th क्लास में ये सब आता है। गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपरेटस भी बोलते हैं, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, ये चारों ऑर्गेनल्स हैं जो सेल के अंदर होते हैं। ये चारों जो है कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, मीन्स चारों का जो काम है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इन चारों का काम एक दूसरे से जुड़ा हुआ, तो इन चारों के कंबाइन करके एक सिस्टम का नाम रख दिया, हम उसको बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम is a system in which ER, Golgi body, lysosome and vacuoles function in a coordinated manner, ये चारों आपस में कोऑर्डिनेट करके इस सिस्टम में काम करते हैं। तो इस सिस्टम में हमको इन चारों को पढ़ना है, ठीक है। ER को पहले पढ़ना है, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल, फिर आगे की जो हम लोग ऑर्गेनल्स है वो धीरे धीरे करके उनको भी कवर अप करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को। तो इट इज अ ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स हैविंग कोऑर्डिनेटेड फंक्शन, वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। दे इंक्लूड फर्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्ट में ER बोलते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जिसको गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग चारों को पढ़ेंगे। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर हमने देखा हो तो ये जो है दिस इज न्यूक्लियस, ये जो दिखाई दे रहा है हमको दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस में जो है छोटे छोटे पोर्स हैं जिसमें से न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन बाहर आती है, उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, और वहां से जो है mRNA बाहर आएगा। ये जो है पूरा स्ट्रक्चर, इसको हम बोल रहे हैं ER, ठीक है। अब ER जो है वो दो तरह का होता है, रफ ER और स्मूथ ER, ठीक है। अगर किसी ER के ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और राइबोसोम अगर अटैच नहीं है तो वो हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो जैसे जैसे रेलवे स्टेशन के बाहर तुरंत बाहर जब देख हम बाहर निकलते हैं तो ऑटो वाले खड़े होते हैं, बहुत सारे टैक्सी वाले खड़े होते हैं और तुरंत हमको पकड़ना चाहते हैं वो लोग, उसी तरीके से न्यूक्लियस से सिग्नल बाहर निकलता है, ER जो है वो एकदम न्यूक्लियस के बाहर खड़ा रहता है कि जैसे सिग्नल निकले मैं उसको पकड़ूं। जैसे कि अगर कोई इंफॉर्मेशन जानी है, DNA से RNA बनता है और RNA से प्रोटीन, तो DNA से RNA बनने का काम, DNA से RNA बनने का काम न्यूक्लियस में होता है, और RNA से प्रोटीन बनने का काम जो है वो साइटोप्लाज्म में होगा। तो ER तो साइटोप्लाज्म में, तो RNA को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म जाना पड़ेगा। तो RNA जो है जिसको हम मैसेंजर RNA बोलते हैं, वो हमारे न्यूक्लियर पोर से निकल के बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये लोग जो है एकदम न्यूक्लियर पोर के बाहर ही खड़े होते हैं कि तुरंत वो mRNA को पकड़े, और राइबोसोम्स जो है mRNA को प्रोटीन में कन्वर्ट करेगा और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस प्रोटीन को फिर फर्दर मॉडिफाई करेगा, ठीक है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम लोग आगे देखेंगे। तो दीज आर ए नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, इस तरीके से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। ER डिवाइड द इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू कंपार्टमेंट, ठीक है। ल्यूमिनल इनसाइड ER, जो अंदर इनसाइड ER जो है वो ल्यूमिनल, एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो जो ER के अंदर है उसे हम बोलेंगे ल्यूमिनल, और जो ER के बाहर है वो पूरा साइटोप्लाज्म, ठीक है। ER इज ऑफ टू टाइप्स, रफ एंड स्मूथ, ये हमको पता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियर राइबोसोम ऑन देयर सरफेस, ठीक है। रफ मतलब ऊपर जो है थोड़ी थोड़ी दूरी पे जो है राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, जो डॉट डॉट हमें दिखाई दे रहे हैं। RER is frequently observed in the cells actively involved in protein synthesis. अब राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन सिंथेसिस, तो अगर किसी सेल में RER ज्यादा है मतलब राइबोसोम्स ज्यादा है, राइबोसोम ज्यादा है मतलब वो सेल कहीं ना कहीं ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन में हेल्प करता है। अगर किसी सेल में RER कम है तो हम बोल सकते हैं कि उसमें प्रोटीन सिंथेसिस कम होता है। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस से जुड़े होते हैं और कंटिन्यूअस होते हैं। दूसरा है
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनके सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं होंगे तो स्पेस सरफेस जो है वो स्मूथ होगा, ठीक है। राइबोसोम्स आर एब्सेंट, इट इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। तो एसईआर का फंक्शन क्या है? लिपिड का सिंथेसिस। इन एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टेरॉइड हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन एसईआर, ठीक है। तो स्टेरॉइड हार्मोन्स जो है वो भी एसईआर में बनते हैं। ये डिफरेंस है यहाँ पर। 80s राइबोसोम्स बाइंड बाय देयर लार्जर सब यूनिट, ठीक है। हम लोगों ने प्रोकैरियोट्स में पढ़ा था 70s, ठीक है। 70s को अगर हम लोग सब यूनिट में तोड़ रहे थे तो लार्ज सब यूनिट 50 और स्मॉल 30, 50 प्लस 30 80 होना चाहिए, बट वहां पे हम 70 कर रहे थे उसे, क्योंकि वो आपस में ओवरलैप कर रहा था। वैसे ही यूकैरियोट्स में 80s राइबोसोम्स होता है, याद रखना हमको 80s। और 80s को अगर हम ब्रेक करते हैं तो लार्ज सब यूनिट 60s और स्मॉल सब यूनिट 40s। 60 और 40 100 होना चाहिए, बट ओवरलैप, मान लो ये 60 है, ये 40, अगर ऐसे रखता हूं तो 100 होगा, बट 60 और 40 अगर ऐसे हो जाता है तो कुछ पोर्शन ओवरलैप हो गया, इसलिए जो कंप्लीट लेंथ बनेगी वो 80s बनती है, ठीक है। एस मींस स्वेडवर्ग यूनिट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, जो हम लोगों ने प्रोकैरियोट्स में पढ़ा, ठीक है। तो यूकैरियोट है तो राइबोसोम्स 80s होने वाली है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन राइबोफोरिन 1 एंड 2, दे आर जो है वो आरईआर के सरफेस पे बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम जो है वो राइबोफोरिन 1 एंड 2 की वजह से ईआर के ऊपर बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर राइबोसोम्स भी एब्सेंट है। जब राइबोसोम्स ही एब्सेंट है तो उसे बाइंड कराने वाला प्रोटीन भी एब्सेंट होने वाला है। आरईआर मोर स्टेबल स्ट्रक्चर, स्मूथ ईआर लेस स्टेबल स्ट्रक्चर, mainly composed of cisternae and vesicles, mainly composed of tubules, ठीक है। abundantly occur in cells which are actively engaged in protein synthesis and secretion, ठीक है। तो आरईआर किस में ज्यादा मिलेगा? जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा हो रहा है, सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है। एग्जांपल लिवर, पेनक्रियास, गॉबलेट सेल्स। स्मूथ ईआर किस में ज्यादा मिलेगा? जिसमें जो है लिपिड मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस ज्यादा हो रहा है, ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है, ठीक है। इन एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन एसईआर, ठीक है। एग्जांपल एसईआर कहाँ कहाँ मिलेगा? एडिपोस टिश्यू, इंटरस्टिशियल सेल्स, मसल्स, ग्लाइकोजन स्टोरिंग लिवर सेल्स एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो ये दोनों के एग्जांपल यहाँ पर हो गए। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उससे कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, जैसे कि मसल्स में ईआर को हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसमें स्केलेटल मसल्स एंड कार्डियक मसल, और वो कैल्शियम स्टोर करता है, बिकॉज मसल कॉन्ट्रिक्शन में जो है कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी हमको, ठीक है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम विच इज स्टोर्ड इन द ईआर ऑफ मसल्स विच इज नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोई नई चीज नहीं है, जस्ट ईआर का एक मॉडिफिकेशन। सेकेंड टाइप, ergostoplast. When the ribosomes are accumulated on the small parallel cisternae of ER, they are called as ergostoplast, ठीक है। ये कहाँ मिलेंगे हमको? नर्व सेल्स में, और इनको हम बोलते हैं निसल बॉडीज। अगर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो उसमें निसल बॉडीज मिलेंगे, दे आर जस्ट मॉडिफिकेशंस ऑफ ईआर, ठीक है। थर्ड है माइलॉइड बॉडीज, they are specialized ER which found in pigmented epithelial cells of retina, ठीक है। आई में मिलेगा, रेटिना में मिलेगा। माइलॉइड बॉडी इज लाइट सेंसिटिव स्ट्रक्चर एंड मे बी इन्वॉल्व इन पिगमेंट माइग्रेशन, ठीक है। तो ये भी हमको याद रखना है। फोर्थ टाइप है मॉडिफिकेशन, माइक्रोसोम्स। दे आर पीसेस ऑफ ईआर विद एसोसिएटेड राइबोसोमल पार्टिकल। These can be obtained by fragmentation and high speed centrifugation of cell. तो अगर हम लोग लेबोरेटरी में सेल में से ईआर निकालेंगे तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, और उसको हम बोलते हैं माइक्रोसोम्स। दे डू नॉट एग्जिस्ट एज सच इन द लिविंग सेल, ठीक है। तो माइक्रोसोम्स हमें लिविंग सेल में नहीं मिलेगा, बट अगर हम लिविंग सेल्स को तोड़ के अगर ईआर को निकालने की कोशिश करेंगे तो ईआर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, उसको हम बोलेंगे माइक्रोसोम्स, ठीक है। और माइक्रोसोम को जो है, माइक्रोसोम जो है वो इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस, इन विट्रो मतलब सेल के बाहर, सेल के अंदर को हम बोलते हैं इन वीवो, और सेल के बाहर हम बोलेंगे इन विट्रो, ठीक है। तो माइक्रोसोम्स एज सच लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग सेल में नहीं मिलेगा हमको। जब हम लिविंग सेल में से ईआर निकालने की कोशिश करेंगे तो ईआर जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, उन छोटे टुकड़ों को हम बोलेंगे माइक्रोसोम्स। और वो लेबोरेटरी में प्रोटीन, क्योंकि उनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होता है,
तो हम वो प्रोटीन सिंथेसिस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शंस क्या क्या है ईआर के? माइक्रोफिलामेंट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ ईआर फॉर्म एंडोस्केलेटन, सेल के एंडोस्केलेटन बनाने में हेल्प करेगा। इंट्रा सेलुलर एक्सचेंज, ठीक है, सेल्स के बीच में अगर कुछ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल करना है उसमें हेल्प करेगा। रफ ईआर जो है वो राइबोसोम बाइंड होता है, उसके ऊपर प्रोटीन सिंथेसिस होगी। याद रखना है, प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम करेगा, ईआर सिर्फ उसे हेल्प करेगा, उसे बैठने की जगह देगा। लिपिड सिंथेसिस एसईआर में होगा, लिपिड में कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड जिससे सेल मेम्ब्रेन बन रहा था वो एसईआर में होगा। सेलुलर मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन है उसको बनने में हेल्प करेगा। लाइसोसोम्स, गोल्गी बॉडी एंड सब माइक्रो बॉडीज को बनने में हेल्प करेगा। तो काफी फंक्शन है इसके। डिटॉक्सिफिकेशन में, ठीक है, जो हम लोग ड्रग्स लेते हैं, कुछ केमिकल्स हम लोग लेते हैं बॉडी में, उनको जो है डिटॉक्सिफाई करने में ईआर हेल्प करेगा। साइटोक्रोम P40 in ER act as enzyme with function of detoxification of drugs and other toxins। ठीक है, तो साइटोक्रोम P50 जो है वो ER में होता है, मोस्टली लिवर के सेल्स, और वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। ER प्रोवाइड्स प्रीकर्सर ऑफ सिक्रेटरी मटेरियल टू गोल्गी बॉडी। ठीक है, गोल्गी बॉडी जो सिक्रेशन करता है उसका मटेरियल ER प्रोवाइड करता है। फिर इस पे हम लोग आगे चलते हैं। सेकंड जो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, दैट इज गोल्गी एपरेटस। ठीक है, डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी एपरेटस। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि न्यूली फॉर्मिंग वेसाइकल है, ठीक है, वेसाइकल बन रहा है, और यहाँ से जो है एक इनकमिंग ट्रांसफर वेसाइकल है। तो गोल्गी एपरेटस जो है वो एक तरह से पोस्ट ऑफिस जैसा काम करता है। उसके पास कुछ पार्सल्स आते हैं, वो जो है अलग अलग जगह जाना है उस पार्सल को, उसको वो सेग्रीगेट करता है और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के लिए इन वेसाइकल्स में पैक करके उस पार्सल को जो है ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो दिखाई दे रहा है हमको, जिनको हम बोलते हैं सिस्टर्न है। ठीक है, इसको बोल रहे हैं सिस फेस और इसको हम बोलेंगे ट्रांस फेस। जहाँ पे बन रहा है, वेसाइकल्स जुड़ रहे हैं, उसको हम बोलेंगे सिस फेस। जहाँ से वेसाइकल्स टूट के बाहर निकल रहे हैं उसको बोलेंगे ट्रांस फेस। ठीक है, ये इनकमिंग पोर्शन है, ये आउटगोइंग पोर्शन है। ठीक है, फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी, इसलिए इसको गोल्गी एपरेटस बोलते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ फ्लैट डिस्क स्ट्रक्चर, जिनको हम बोलते हैं सिस्टर्न है। इनका डायमीटर 0.5 to 1 माइक्रोमीटर हो सकता है। दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दे आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज विद कॉन्वेक्स सिस, जो सिस है वो कॉन्वेक्स शेप होगा, और कॉनकेव जो है वो ट्रांसफेस होगा, जिसको मैच्योरिंग फेज बोलेंगे। सिस एंड ट्रांसफेज आर टोटली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड, आपस में जुड़े हुए हैं, बट एक का काम है इनकमिंग पार्सल्स को लेना और दूसरे को पार्सल को रिलीज करना। ठीक है, तो वही स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बताए हुए हैं, सिस एंड ट्रांस। ठीक है, सिस एंड ट्रांसफेज ऑर्गन इंटरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। तीन चीजों से मिलकर बना होता है गोल्गी, ट्यूब्यूल्स, वैक्यूल्स एंड वेसाइकल्स। ठीक है, ये वही स्ट्रक्चर हमको दिखाया हुआ है। दिस इज ट्रांस मैच्योरिंग फेज, जहां से वेसाइकल्स निकलेंगे, ये इनके अंदर मटेरियल पैक होगा। ठीक है, और यहाँ पे वेसाइकल्स आकर जुड़ेंगे जो ईआर से आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग आगे चलते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें हम लोग को फंक्शंस देखने हैं गोल्गी एपरेटस के। दे सीक्रेट मटेरियल टू इंट्रासेलुलर टारगेट्स और आउटसाइड द सेल। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस जैसा काम कर रहा है। सेल के अंदर कुछ ट्रांसपोर्ट करना है, सेल के बाहर कुछ ट्रांसपोर्ट करना है, तो मटेरियल को पैकेजिंग करेगा, ठीक है, वेसाइकल्स में, और वो उसको वहां से रिलीज कर देगा। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स ऑन ईआर आर मॉडिफाइड इन सिस्टर्न ऑफ गोल्गी। जो प्रोटीन राइबोसोम पे बनी ईआर के ऊपर, ईआर उसे गोल्गी बॉडी को दे देगा, गोल्गी बॉडी उसे मॉडिफाई करके, उसे पैक करके, उसे जहां जाना है, अगर वो प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन की है तो उसे सेल मेम्ब्रेन पे भेजेगा, अगर वो प्रोटीन न्यूक्लियस की है तो न्यूक्लियस की तरफ भेजेगा, अगर वो प्रोटीन सेल के बाहर जाती है तो सेल के बाहर भेजेगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं हम लोग को। दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, गोल्गी एपरेटस ये हम लोगों ने डिस्कवर कर दिया, टू डिलीवर आइदर टू द इंट्रासेलुलर और सीक्रेटेड आउट ऑफ द सेल। तो ये पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद इसको हम डायरेक्टर ऑफ माइक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक इन सेल भी बोल सकते हैं, मिडिल मैन ऑफ सेल। ठीक है,
सेकेंड फंक्शन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल मटेरियल, पॉलीसेकेराइड सिंथेसिस। सेल प्लेट फॉर्मेशन, ठीक है, सेल प्लेट क्या है, प्लांट में जो है सेल डिवीजन जो है वो एक सेल प्लेट के फॉर्मेशन से होता है, जब वो हम लोग सेल डिवीजन में पढ़ेंगे। तो ये जो सेल प्लेट है वो गोल्गी बनाता है। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम, ठीक है, स्पर्म सेल्स जो होते हैं, मेल गैमेट्स जो होते हैं, उसमें एक्रोजोम होता है, वो गोल्गी बॉडी बनाता है। विटेलाइन मेम्ब्रेन ऑफ एग, एग की जो मेम्ब्रेन है वो गोल्गी बनाता है। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम के फॉर्मेशन में गोल्गी हेल्प करता है। एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन बाय ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस हमको नोट डाउन कर लेने हैं और याद कर लेते हैं। आगे चलते हैं इसमें हम लोग। लाइसोसोम्स, दे आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स स्ट्रक्चर फाउंड बाय प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी apparatus, ठीक है। तो लाइसोसोम जो है इनको हम सोसाइटल वर्क्स बोलते हैं। इनमें बहुत सारे एंजाइम्स होती है, और सेल के अंदर अगर कोई भी चीज वेस्ट है, ठीक है, या कोई अनवांटेड मटेरियल है, अनवांटेड बैक्टीरिया है, उसको जो है डिग्रेड करने के लिए लाइसोसोम्स को यूज किया जाता है। तो इसके अंदर ये सारी एंजाइम्स होती हैं जो कि हाइड्रोलाइटिक होती है, ठीक है, जो ब्रेक डाउन करती हैं अलग अलग चीजों की। आगे चलते हैं। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स, ठीक है। प्राइमरी लाइसोसोम्स जो स्टोरेज का हेल्प करता है, डाइजेस्टिव लाइसोसोम्स जो डाइजेशन में करता है, रेसिडुअल बॉडी लाइसोसोम कंटेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल, ठीक है, और ऑटोफेजिक लाइसोसोम्स, ठीक है, जो सेल और लाइसोसोम कंटेनिंग सेल ऑर्गेनेल्स टू बी डाइजेस्टेड, ठीक है। अगर कोई सेल ऑर्गेनल हमसे काम नहीं कर रहा है तो सेल उसे लाइसोसोम में डाल देगा और वहां से उसका डाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे हमको याद कर लेने हैं। उसके बाद जो है हम लोग के इसके और एक्स्ट्रा फंक्शंस हैं जो हम लोग अब जो है इसको समझेंगे कि कैसे जो है ये हेल्प करता है अलग अलग फंक्शन। तो एक एक करके हम लोग इन फंक्शंस को समझते हैं। फर्स्ट है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ठीक है, सेल के अंदर जो है अगर कुछ चीज़ों को डाइजेस्ट करना है, ठीक है। हेट्रोफेजी, डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल्स। ऑटोफेजी, डाइजेशन ऑफ ओल्ड और डेड सेल ऑर्गेनल्स। अगर अपने ही किसी चीज़ को डाइजेस्ट करना है तो ऑटोफेजी, अगर बाहर से आई हुई चीज़ को डाइजेस्ट करना है तो हेट्रोफेजी। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, लाइसोसोम ऑफ एस्टोक्लास्ट, ठीक है, जो बोन ईटिंग सेल्स होते हैं, डिजोल्व अनवांटेड पार्ट ऑफ बोन्स, ठीक है। क्रीनोफेजी, एक्सेसिव सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स ऑफ हार्मोन इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स में बी डाइजेस्टेड बाय लाइसोसोम्स, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्रीनोफेजी। ये जो है थायरोक्सिन बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। सेलुलर डाइजेशन, ऑटोलाइसिस, समटाइम्स ऑल लाइसोसोम्स ऑफ ए सेल बर्स्ट टू डिसॉल्व द सेल। अगर कोई सेल गड़बड़ कर रहा है, अगर कैंसर बनने की कोशिश कर रहा है तो सारे लाइसोसोम्स फट जाएंगे और वो पूरा सेल मर जाएगा, ठीक है। इसलिए हम इनको सुसाइडल बैक्स बोलते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर जो है वो लाइसोसोम, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर आर सब्सटेंस व्हिच स्टेबलाइज द लाइसोसोम मेम्ब्रेन, ठीक है, and stop its ruptures. Membrane labilizer are substance which makes the lysosome membrane fragile, ठीक है, increase the chance. तो स्टेबलाइजर्स और लेबिलाइजर दोनों का अलग अपोजिट काम है। ये उसको स्टेबलाइज करता है और ये उसको फ्रेगाइल करता है टूटने के लिए। तो दोनों मिलके जो है लाइसोसोम्स को जो है रेगुलेट करते हैं। बायोजेनेसिस ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम बनता कैसे है? ईआर से बनता है, ईआर से गोल्गी बॉडी बनता है और गोल्गी बॉडी से लाइसोसोम बनता है, ठीक है। तो गोल्गी एसोसिएटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रॉम विच लाइसोसोम्स अराइज, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें हम लोग। फोर्थ टाइप है हमारा वैक्यूल्स, ठीक है। वैक्यूल जो सिंपल मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है सेल के अंदर, ठीक है। प्लांट सेल में एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है, एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होता, क्योंकि एनिमल में अलग से जो है ऑर्गन्स होते हैं फूड को स्टोर करने के लिए। इट कंटेन्स वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर सेल। वैक्यूल इज बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। इन प्लांट सेल्स वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ वॉल्यूम सेल, सेल में 90% जगह जो है वो वैक्यूल घेर सकता है इन द प्लांट सेल, ठीक है, समझ गए। अब क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस का हेल्प करता है अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन जो है वैक्यूल में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू वैक्यूल। अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। इन मेनी सेल्स फूड वैक्यूल्स आर फाउंड बाय एनगल्फिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल को जो है एनगल्फ कर लेता है वो सेल और उसमें जो है फूड वैक्यूल बनते हैं जो यहाँ पे हमको दिख रहा है पैरामीशियम में, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम यहाँ पर कंप्लीट कर लिया जिसमें 4 ऑर्गेनल्स थे, ईआर, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स
एंड वैक्यूल्स। इन चारों के सारे पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं और याद करने हैं। जो भी डिस्कशन है, जो भी दिक्कत है, वो आप हमको बता सकते हैं, तो उसको हम तो फिर से एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सारे पॉइंट्स आपको याद करने हैं, लिख कर याद करने हैं, और किसी में अगर डाउट है तो वो आपको पूछ लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की ऑर्गेनाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।